विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी जितना उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा ताप बढ़ाने के लिए। अगर ताप ज़्यादा करना होगा तो ऊष्मा भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी किसी भी वस्तु को दी गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान के और उसमें ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होगी। समानुपाती निशान हटाएं तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट लगाया जाता है। इसे C कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। C विशिष्ट ऊष्मा। अगर इसका मात्रक, विमीय सूत्र, परिभाषा आदि करनी हो तो देखो, सूत्र से परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र लिखने का एक ही तरीका है। C को एक तरफ हमने कर दिया, m डेल्टा टी इधर आ जाएगा, Q अपॉन m डेल्टा टी। m का मान 1, डेल्टा टी का मान 1, तो C बराबर Q हो गया। यानी किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस ऊष्मा की मात्रा के बराबर है जिसका ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो और उसका द्रव्यमान भी एकांक हो। आगे पीछे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण बात है कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी के बराबर होती है विशिष्ट ऊष्मा। चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या 1 डिग्री केल्विन कहें, उनका जो अंतर होता है, हालांकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड 273 जमा 1 डिग्री केल्विन हुआ करता है, लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड 273 जमा 2 डिग्री केल्विन होगा। तो जितना अंतर इनका है उतना ही अंतर इनका है। यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री 273 कॉमन है, 1 से 2, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इतने केल्विन के बराबर है, लेकिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतराल 1 डिग्री केल्विन ताप के अंतराल के बराबर है। अगर हम कहें 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करनी है या कहें 1 डिग्री केल्विन वृद्धि करनी है तो एक ही ताप बढ़ाया गया है। छोटी छोटी बातें हैं ये क्लियर होती हैं तो भाषा लिखने में, बोलने में सुविधा हो जाती है। एक होती है ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा। ग्राम अणुक का मतलब है 1 ग्राम अणु उतने ग्राम जितना कि उसका अणुभार होता है। अब 1 ग्राम का ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा C चाहिए तो m ग्राम का ताप बढ़ाने के लिए m गुना चाहिएगी। अगर उसका अणुभार m हो तो m ग्राम अगर हम तोल लें तो उसे हम 1 ग्राम अणु कहते हैं। तो C बराबर कैपिटल C से कहते हैं m इंटू C। स्मॉल c विशिष्ट ऊष्मा है, कैपिटल C ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा है। इसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। और ये 2 तरह की होती हैं गैसों में विशेष रूप से, क्योंकि गैसों को आयतन तथा दाब दोनों में वृद्धि होती है। अगर हम किसी बर्तन में गैस लेकर उसे गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ाने पर अगर आयतन नियत रखते हैं तो दाब बढ़ता है, दाब नियत रखते हैं तो आयतन बढ़ता है। इसीलिए गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्माएं हुआ करती हैं। ठोस और द्रव की एक एक ही होती है क्योंकि उनके आयतन में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। तो कह सकते हैं कि Cp इक्वल टू m इंटू Cp। Cp मतलब नियत दाब पर, ग्रामाणुक विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, यानी स्थिर दाब रखते हुए, दाब को स्थिर रखते हुए एकांक ग्राम अणु गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा। सिंपल विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, अगर नियत दाब पर कहेंगे तो Cp हो जाएगी, नियत आयतन पर कहेंगे तो Cv हो जाएगी। और 1 ग्राम अणु की बात करेंगे यानी कि m ग्राम की बात करेंगे तो m गुनी हो जाएगी। इसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मात्रक इनके ये सब हैं, ध्यान से देख लेना। ये चीज़ें पहली पढ़ी हुई है, इसे याद रखना पड़ेगा, इसका उपयोग होता है आंकिक प्रश्न में।
एक होता है कैलोरीमिति का सिद्धांत, ऊष्मामिति का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ऊष्मामिति कैलोरीमिति एक ही बात है। जब भिन्न भिन्न ताप की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो वो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाने लगती है। जैसे सर्दियों के समय में बाहर खुले में अगर लोहे की छड़ और लकड़ी की छड़ पड़ी हुई हो और दोनों को हम टच करें तो हमें लोहे की छड़ ज़्यादा ठंडी लगती है, लकड़ी की कम ठंडी लगती है। हालांकि खुले में पड़ी है, दोनों का एक ही ताप है, ताप दोनों का समान है, लेकिन लोहे की छड़ ज़्यादा ठंडी लग रही है। उसका कारण ये है कि लोहे की छड़ की चालकता ज़्यादा है, वो हमारे हाथ से बहुत तेज़ी से ऊष्मा ले रही होती है। तो जो भी वस्तु तेज़ी से हमारे हाथ से ऊष्मा ले रही होती है हमें वो ठंडी लगेगी, और जो भी वस्तु कम ऊष्मा ले रही है वो हमें कम ठंडी लगेगी। अब गर्म कौन सी लगेगी? अगर हम किसी वस्तु को टच करते हैं तो अगर वहाँ से ऊष्मा हमारी तरफ आती है, अगर ऊष्मा हमारी तरफ आती है तो हमें वो गर्म लगेगी, और ज़्यादा तेज़ी से आती है मतलब चालकता ज़्यादा है, ऊष्मा तेज़ी से जाती है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा गर्म लगेगी, और अगर कम स्पीड से आती है ऊष्मा तो हमें कम गर्म लगेगी। अवस्था परिवर्तन कुछ होता है। ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। इनमें जो परिवर्तन होता है, जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, है ना, गैस से फिर द्रव में, गैस मतलब वाष्प जैसे कह लीजिए, वाष्प भी गैसीय अवस्था है। तो इनमें जो आपस में इंटरचेंज होता है उसे पारस्परिक रूपांतरण यानी अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा है। अगर कोई ठोस पदार्थ है और हम उसे गर्म करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे गर्म करते जाते हैं इसका ताप लगातार बढ़ता जाता है, Q बराबर Cm डेल्टा T सूत्र के हिसाब से। लेकिन एक ताप ऐसा आता है जिसमें ये गलना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, ठोस से द्रव बनना शुरू हो जाता है। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब बनना शुरू होता है वो एक नियत ताप होता है, उसे BP कहते हैं। अगर ठोस वस्तु है तो पिघलने लगती है, द्रव में बनने लगती है, सो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, MP मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। तो जब गलनांक आ जाता है तो उसके बाद ताप नहीं बढ़ता है, दी गई ऊष्मा वो केवल अवस्था परिवर्तन में काम आती है। तो अगर चूंकि ताप नियत हो गया तो इसलिए दी गई ऊष्मा समान बराबर m × L, समानुपाती L कह लीजिए, यानी Q समानुपाती m कहेंगे, Q बराबर L × m कहेंगे। L को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी तरीके से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे द्रव है, पानी है, गर्म करना शुरू करते हैं, पहले उसका ताप बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और जब ये उबलना शुरू हो जाता है उसके बाद इसका ताप नहीं बढ़ता है। जो भी ऊष्मा दी जाती है वो द्रव से वाष्प में बदलने के काम आती है। द्रव में अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास ही होती है। द्रव के, ठोस के अणुओं से थोड़ी सी ज़्यादा कह लीजिए। उनमें आकर्षण बल होते हैं, आसंजक बल होते हैं। तो आसंजक बल के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है और गैस अवस्था में अणु दूर दूर हो जाते हैं, यानी उनके आकर्षण बल जो द्रव अवस्था में थे, ससंजक बल जिन्हें कहते हैं, उसको मुक्त करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो वो भी गुप्त ऊष्मा है, क्योंकि ताप नहीं दिखाई पड़ रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो गुप्त ऊष्मा हो गई। तो दो तरह की होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा ठोस से द्रव में, वाष्पन की द्रव से वाष्प में। इसका उल्टा होगा तो संघनन हो जाएगा कि वाष्प से द्रव में बनना, तो संघनन हो जाएगा, कंडेंसेशन। ये चीज़ें याद रखने की है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, या यूँ कहिए कि 1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ये घनत्व याद रखना होता है। इसी के सापेक्ष आपेक्षिक घनत्व सभी चीज़ों के मापे जाते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा के आधार पर सापेक्ष विशिष्ट ऊष्मा कही जा सकती है कहीं किसी भी अन्य पदार्थ की। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसे 540 भी कहीं कहीं लिखा हुआ देख सकते हो। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, कोई बात समझ में नहीं आए पूछ लेना, लेकिन इनको तैयार करना पड़ेगा, चाहे लिख कर तैयार करो, बोल कर तैयार करो, छानबीन करिए अपनी किताब में कहीं से भी।